थैंक यू। सिद्ध करें कि F बराबर r/2 अवतल दर्पण में। मुझे दिया गया अवतल दर्पण में, तो मैं अवतल दर्पण का ड्राइंग बनाता हूँ। ये क्या हो गया? अवतल दर्पण। इसका बाहरी सतह जो होता है ये कलरिंग किया हुआ रहता है, ठीक। और ये मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस होता है। तो मुख्य अक्ष यहाँ पे P होता है जिसे ध्रुव कहा जाता है, यहाँ F इसे फोकस दूरी कहा जाता है। वक्रता केंद्र, दर्पण का वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। अंडरस्टैंड? तब अवतल दर्पण मुझे दिया गया है, तो अवतल दर्पण का एक नियम जो है, किरण आरेख बनाने का जो फर्स्ट नियम है, वो नियम को मैं याद करता हूँ। वो नियम क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब भी कोई प्रकाश किरण को गुजारा जाता है तो परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से, फोकस से होकर गुजरती है। तो मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश किरण को हम गुजारते हैं तो वो कहाँ से होकर गुजरती है? तो फोकस से। ये फर्स्ट लॉ है। ये आपतित किरण हुआ, ये परावर्तित किरण हुआ। अंडरस्टैंड? अब परावर्तन के नियम को कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और बीच में डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होता है। तो यहाँ पे हो रहा है तो अभिलंब में डाल देता हूं। ये अभिलंब हो गया। तो परावर्तन का नियम, आपतित किरण और परावर्तित का, आपतित किरण मतलब इंसिडेंट रे जिसे आई से सूचित किया जाता है, रिफ्लेक्ट इसे आर से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको मान लेता हूं ए और बी, ठीक। ए और बी मान लेता हूं, तो यहाँ पे कोण हो गया ए और बी, आई कोण हो गया ए बी सी, और यहाँ पे दूसरा कोण हो गया सी बी एफ। तो मैं अब लिखता हूं, ठीक। तो यहाँ पे लिखता हूं कोण ए बी सी बराबर, मैं कोण यहाँ पे बी, जहां बी को मैं बीच में इसलिए लिखता हूं जहां पे कोण बनता है ना उसको बीच में लिखा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा सी बी एफ, यहाँ पे कोण बन रहा है तो बी के पास बन रहा है, तो कोण क्या हो जाएगा सी बी एफ। हमें कहां से मिला? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के नियम से लिख देंगे, प्रकाश के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से मिला। तो मुझे जो है इतना मतलब जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो ये इससे मैं फर्स्ट समीकरण मान लेता हूं, फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे एक नजर आ रहा होगा, देखो ऐसे मैं दिखा देता हूँ तुमको ऐसे, अगर यहाँ पे मैं ढक लेता हूँ तो ये समांतर प्रकाश किरण मतलब एक दूसरे के समांतर है। यहाँ पे ये रेखा हमको लग रहा है कि प्रतिच्छेद कर रही है। तो 9th क्लास में तुम सब पढ़ा होगा एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है कि एक दूसरे कोण के बराबर होता है। ये कोण का बराबर होता है। ये अगर 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री, ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, इस तरह से ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण। अब देखो सी के पास बनेगा तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बी सी एफ,
कोण बी सी एफ, ये हमें कहां से मिला? एकांतर कोण से। एकांतर कोण से, ठीक, यहां तक समझ में आ गया। तो यहाँ इक्वेशन 2, तो यहाँ पे एक बात और समझना है हमको, देखो यहाँ पे ए बी सी बराबर सी बी एफ और ए बी सी बराबर बी सी एफ होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये दोनों बराबर, देखो ऐसे अगर समझ में नहीं आता है तो मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, तुम सब देखना यहाँ पे। जैसे राम का एज है, मतलब राम का एज बराबर कृष्ण का एज होता है, कृष्ण का एज होता है, और राम के एज के बराबर ही राधा का एज होता है। तो अब तुम सब बताएगा हमको कि राम का एज के बराबर कृष्ण का एज है, राम के एज के बराबर राधा का एज है, तो इसका मतलब क्या है कि कृष्ण और राधा का एज बराबर होगा। हाँ, समझ में आ गया? वही काम हमको करना है। यहाँ पे लिखेंगे फॉर इक्वेशन 1 and 2 से 1 and 2 से 1 and 2 से हम इसको लेते हैं, ये कोण दोनों आपस में बराबर होगा, सी बी एफ, कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ, एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पे एक और हम त्रिभुज के बारे में पढ़े थे, जो समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। समद्विबाहु त्रिभुज क्या करता है, जब एक दूसरे के सामने का जो भुजा होता है वो बराबर होता है। देखो बी के सामने वाला भुजा कौन है? सी एफ, और इसके सी एफ के सामने वाला भुजा कौन है? बी एफ। तो एक दूसरे के बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज में ऐसा होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में तो ये कोण सामने वाला भुजा बराबर होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ। चलिए पहले मैं लिखता हूँ बी एफ, बी एफ बराबर क्या होगा? सी एफ, बी एफ बराबर सी एफ। इसको मैं इक्वेशन 3 मोड़ देता हूँ। क्या कोई तकलीफ? अब देखो यहाँ पे एक बात और यहाँ पे मानना है मुझे। यहाँ पे देखो ये बी एफ और बी सॉरी बी एफ मान लो ये ऐसे है ना, एफ बराबर इस तरह से क्या है, बी एफ और पी एफ ये बराबर, ये एक दूसरे का बराबर होता है। मतलब बी जो है पी के बहुत पास है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माना कि बी पी के बहुत पास है। क्या है? बहुत पास है। तो बहुत पास है तो मैं इसको लिख सकता हूं बी एफ बराबर पी एफ, बी एफ बराबर पी एफ। ये क्या हो गया? इक्वेशन 4। देखो यहाँ पे एक बात समझना है, जब यहाँ पे मैंने ये बी एफ बराबर सी एफ होता है, बी एफ बराबर पी एफ होता है, इसका मतलब सी एफ बराबर होगा पी एफ का। तो इसको दोनों ये दोनों बराबर कर लेंगे, यहाँ पे तो बताया ही थे हम। तो यहाँ पे हम लिखते हैं और इक्वेशन 3rd and 4th से अंडरस्टैंड। हमको लगता है यहाँ पे मिटाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, मिटाना ऊपर लिख देंगे। तो फिर हम यहाँ पे लिखते हैं सी एफ बराबर किसका होगा? तो पी एफ का, सी एफ बराबर पी एफ। तो यहाँ पे तो हम देखो यहाँ पे ये सी एफ, ये हुआ सी एफ और ये हुआ पी एफ। तो सी एफ और पी एफ यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम आर बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा दूरी को आर बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को एफ बोलते हैं। यहाँ पे ये भी समझना है, ठीक। तो
तो सी एफ बराबर पी एफ होता है, तो ये इसके बराबर है। तो मैं अगर इन दोनों को जोड़ देता हूँ सी एफ और पी एफ, तो मुझे पी सी प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से यहाँ की पूरा दूरी प्राप्त हो जाएगा। तो वही हम देखता हूँ यहाँ पे सी एफ प्लस पी एफ, तो मुझे प्राप्त हो जाएगा बराबर में पी सी। ठीक, पी सी प्राप्त हो जाएगा। अब देखो बस कुछ ना करना है, बस हो गया। अब देखो सी एफ है और यहाँ पी एफ है, सी एफ और पी एफ के बराबर है, तो हम सी एफ के जगह पे पी एफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पी एफ प्लस पी एफ बराबर पी सी। तो पी एफ कितना हो जाएगा, 2 पी एफ बराबर पी सी। अब बताओ पीसी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को पीसी को आर कहा जाता है, तो पीसी और यहाँ से यहाँ मतलब पी से एफ की दूरी को एफ कहा जाता है, तो हम 2 बराबर एफ लिख सकते हैं और पीसी की जगह पे आर लिख सकते हैं। ठीक, पीसी की जगह पे हो गया। अब देखो ये गुना में है, तो एफ और 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो यही हो गया प्रूफ में हो गया मेरा एफ बराबर 2। कैसा लगा?